चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसके पहले में हमने क्या देखा था, केंद्रीय उच्चभूमि, जिसमें हमने लगभग 3-4 पर्वत पठार देखे। अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्य पर्वत, बाघेलखंड और बाधेरखंड, कुछ इस तरह की संरचना हमने समझी थी। ये है हम जो प्रायद्वीपीय भारत को जो हमने अलग अलग बांटा है उसमें पढ़ रहे हैं। इसका अगला टॉपिक क्या है, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से, ठीक है। एक तो क्या हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार, एक हो गया आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, और एक हो गया आपका ये दंडकारण्य का पठार, ठीक है। 3 हिस्से देखिए इसके हमने, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का पठार। तो देखिए छोटा नागपुर के पठार ये जो है, इसका विस्तार कहाँ का है? इसका विस्तार है, एक तो ये वाला जो हिस्सा जाता है लगभग इसका, ये एक आ गया इसका झारखंड वाला हिस्सा, ठीक है। ये हो गया इसका छत्तीसगढ़, ये हो गया इसका पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा, ठीक है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश, ये वाला हिस्सा हो गया इसका, ठीक है। देखिए ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सॉरी ये बिहार है, क्योंकि झारखंड और ये बिहार वाला हिस्सा। पूर्वी पठार में सबसे पहले क्या है आपका, ये छोटा नाग, इधर से लिख लेते हैं। एक तो क्या पढ़ना है आपको, छोटा नागपुर का पठार, दूसरा आपका हो गया इसमें फिर एक छत्तीसगढ़ बेसिन, और तीसरा आपका क्या है, ये दंडकारण्य का पठार। जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं वो इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है इसके पिछले वीडियो की लिंक दी रहती है, तो आप जाके उसमें पढ़ सकते हो, उसको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी आपके लिए। देखिए कहाँ कहाँ विस्तार है छोटा नागपुर के पठार का, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। देखिए छोटा नागपुर के पठार को दक्षिण में क्या कहते हैं, रांची का पठार, ठीक है। ऐसे समझ लेता हूँ इसको मैं, देखिए थोड़ा सा और हिस्सा सजाएगा इसका। देखिए ये हो गया आपका झारखंड। छोटा नागपुर के पठार को दक्षिण में क्या कहते हैं, रांची का पठार, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, हजारीबाग। कहाँ पर, उत्तर में, उत्तर में क्या कहते हैं, हजारीबाग। और यहाँ क्या कहा जाता है इसे, राजमहल पर्वत। फिर से समझिए, छोटा नागपुर के पठार को दक्षिण में रांची का पठार, उत्तर में हजारीबाग, और इधर पूर्व में क्या कहते हैं उसको, राजमहल पर्वत। इस तरह से इसका विभाजन है। दक्षिण के पठार मतलब रांची के पठार से निकलने वाली कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। देखिए दक्षिण के पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान से समझिए, दक्षिण के पठार से निकलने वाली कौन सी नदी है, ये स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका निकास कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में। समझिए छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली स्वर्णरेखा नदी इस छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ से जा रही है, ये देखिए रांची के पठार और राजमहल पर्वत की सीमा से होती हुई जाती है, और इसका निकास स्वतंत्र रूप से कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में। ये छोटा नागपुर के पठार की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका निकास स्वतंत्र रूप से कहाँ पर हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में। और ये नदी रांची के समीप, देखिए स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर, रांची के समीप क्या बनाती है, हुंडरू जल प्रपात। यह नदी रांची के समीप क्या बनाती है, हुंडरू जल प्रपात। एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, सिंपल है, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। आपको ये बताना है कि मालवा के पठार को, मालवा के पठार को राजस्थान में क्या कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है आपको, ठीक है। देखिए क्या समझा हमने कि छोटा नागपुर का पठार है, कौन सी नदी निकल रही है, रांची, दक्षिण में क्या कहते हैं उसको, रांची का पठार। तो रांची के पठार से कौन सी नदी निकल रही है, स्वर्णरेखा नदी। ये झारखंड
और राजमहल पर्वत, मतलब रांची और राजमहल पर्वत यहाँ की सीमा से होते हुए कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में छोटा नागपुर के पठार की गिरने वाली एकमात्र और स्वतंत्र नदी है। दूसरी चीज़ क्या कि ये रांची के समीप, ये कहाँ पर? रांची के समीप क्या बनाती है? हुंडरू जलप्रपात बनाती है। अगली बात क्या? दामोदर नदी। दामोदर नदी दामोदर नदी कैसा? ये देखिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार और हजारीबाग के पठार से होते हुए, देखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। एक तो कौन सी हो गई आपकी? ये स्वर्ण रेखा नदी हो गई, ये हो गई आपकी कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी छोटा रांची के पठार और हजारीबाग के पठार की सीमा से होते हुए पश्चिम बंगाल में किस नदी से मिल जाती है जाके? ये हुगली नदी से मिल जाती है। और ये जो नदी है छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी है। राजमहल पर्वत, राजमहल पर्वत पर क्या है? यहाँ पे आपका है डालमा हिल्स। डालमा हिल्स जो एक प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि कैसा हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। कैसा पर्वत है ये? ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन ये क्या हो चुका है? अब विलुप्त हो चुका है। अगली बात, हजारीबाग पर्वत पर क्या है? पारसनाथ हिल्स। हजारीबाग जो पर्वत है यहाँ पे कौन सी चोटी है? पारसनाथ हिल्स। ठीक है, जो कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगली चीज़ क्या है? देखिए, हमने सब समझ लिया संरचना। रांची स्वर्ण रेखा नदी देख ली, दामोदर नदी देख ली, राजमहल पर्वत पे डालमा हिल्स देख ली, यहाँ पे पारसनाथ हिल्स देख लिया, यहाँ पे एक क्या देख लिया हमने? हुंडरू जलप्रपात। अगर मैं बात करूँ छोटा नागपुर का पठार संरचना की दृष्टि से जो ग्रेनाइट और नीस के द्वारा निर्मित हुआ है, कैसे? ग्रेनाइट और नीस की जो संरचना है, तो इसकी जो संरचना है ना वो कैसी है? देखिए, इसकी संरचना कुछ ऐसी है। तो देखिए, छोटा नागपुर का पठार ग्रेनाइट और नीस द्वारा निर्मित संरचना, इसकी कैसी? द्वीप रूपीय स्थलाकृति है। और द्वीप रूपी स्थलाकृति होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे इसको कहते हैं पटभूमि। ठीक है, द्वीप रूपी स्थलाकृति होने के कारण क्या कहा जाता है? इसको पटभूमि। अगर खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ पे कोयले के अत्यधिक भंडार पाए गए हैं और धात्विक और अधात्विक संसाधन के होने के कारण जो खनन संसाधन का जो औद्योगिक विकास है सर्वाधिक यहीं पर हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो एक चीज़ क्या होती है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कैसा क्षेत्र है? ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब कौन सा है आपका यहाँ पे? अब है आपका ये छत्तीसगढ़ बेसिन। देखिए, छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार कैसा है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा की संरचना में जो एक बेसिन अवस्थित है उसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। कहाँ गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? महानदी। इसका निकास कहाँ होता है? बे ऑफ बंगाल में। अगर कोयले की दृष्टि से बात करें तो कोयले का यहाँ पे पर्याप्त भंडार पाए गए और साथ ही साथ कृषि की दृष्टि से भी पूर्वी पठार का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। ठीक है, कोयले के भंडार के साथ साथ कृषि की दृष्टि से भी पूर्वी पठार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जनसंख्या घनत्व यहाँ पे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। यहाँ पे ये अन्य क्षेत्रों की वजह से अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अधिक है। कृषि की दृष्टि से भी एक ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा फिर कौन सा आता है आपका? अगला है आपका ये दंडकारण्य का पठार। देखिए, दंडकारण्य का पठार, इसकी अवस्थिति कैसी है? देखो, छत्तीसगढ़ बेसिन कैसा है? छोटा नागपुर के पठार के रांची के पठार को दंडकारण्य के पर्वत से अलग करने वाली क्या है कि संरचना है। कौन सी नदी बह रही है यहाँ से? महानदी बह रही है। अब दंडकारण्य के पठार की बात करूँ तो इसमें क्या है? यहाँ पे इधर साइड है इसका महाराष्ट्र
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका विस्तार इतने इतने क्षेत्र में है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? यहाँ से निकलती है इंद्रावती, जो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी नदी निकल रही है? इंद्रावती, जो गोदावरी की सहायक नदी है। अगर खनिज संसाधन की दृष्टि से बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन एक सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ये एक आर्थिक और सामाजिक रूप से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये हो गया आपका क्या? पूर्वी पठार, जिसमें इंपॉर्टेंट स्वर्णरेखा नदी अपने यहाँ पे हो गई, फिर आपकी दामोदर नदी जो हुगली नदी में मिल जा रही है, और छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? आपका हुंड्रू जलप्रपात बनता है। डालमा हिल्स एक प्रायद्वीपीय भारत का एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि अब क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। पारसनाथ हिल्स इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके आगे समझते हैं अपन अब इसमें। अब क्या आपका मेघालय का पठार। अब मेघालय के पठार को देखते हैं। मेघालय का पठार मतलब उत्तर पूर्वी पठार। इसके पहले क्या हो गया अपना? पूर्वी पठार हो गया। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार। कौन सा पठार पड़ेगा इसमें अपन? स्पेशल मेघालय का पठार। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है, जो गारो, खासी और जैंतिया। देखिए, इसमें जो राजमहल गारो गैप है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ है जो भू संचलन की प्रक्रिया है। मतलब भू संचलन की प्रक्रिया में अवतलन के माध्यम से क्या का निर्माण हुआ है? इस राजमहल गारो गैप का निर्माण हुआ है, जो कि छोटा नागपुर के पठार में राजमहल पर्वत, जो हमने देखा था ना उत्तर पूर्व में जो है, जो कि छोटा नागपुर के पठार के राजमहल पर्वत को मेघालय के पठार के गारो पर्वत से अलग करने वाली संरचना है। बात समझ रहे हो? इसका निर्माण कैसे हुआ? भू संचलन में अवतरण की प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, जो कि छोटा नागपुर के पठार में उत्तर पूर्व में स्थित राजमहल के पर्वत को मेघालय के पठार के गारो पर्वत से अलग करने वाली संरचना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए जो अवसाद है, देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके द्वारा जो लाए गए अवसाद है उनका निक्षेपण यहाँ पर हुआ है। इसलिए ये अब एक काय में डेल्टाई मैदान में परिवर्तित हो चुका है। काय के द्वारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण उसका यहाँ पे निक्षेपण हुआ। अब ये काय में परिवर्तित हो गया, डेल्टाई रूप में परिवर्तित हो गया। अगर मेघालय के पठार की बात करूँ तो संरचना व उत्पत्ति की दृष्टि से यह काय का भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी। संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से काय का भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। देखिए, गारो और खासी की सीमा पर कौन सा पर्वत है? नोकरेक पर्वत है। ठीक है, गारो और खासी की सीमा पर नोकरेक पर्वत है, जबकि खासी और जैंतिया की सीमा पर कौन सा है? शिलोंग रेंज है, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट शिलोंग। ठीक है, जो कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, मेघालय का पठार भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मेघालय का पठार कैसा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और खासी में जो इसका खासी पर्वत है, खासी पर्वत पर स्थित चेरापूंजी का मौसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर वनस्पति व जैव विविधता सर्वाधिक है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होने कौन सा क्षेत्र है? खासी की चेरापूंजी में स्थित मौसिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण क्या? वनस्पति और जैव विविधता यहाँ पे सर्वाधिक है।
गारो और खासी की सीमा पर क्या है, नोकरेक पर्वत है। खासी और जयंती की सीमा पर क्या है, शिलोंग रेंज है। सबसे ऊंची चोटी मेघालय के पठार की कौन सी है, माउंट शिलोंग। अगर पूर्वी पठार की बात करें तो पूर्वी पठार में सबसे ऊंचा पठार यही वाला आता है, मेघालय का पठार। एक हो गया इसमें क्या, राजमहल गारो गैप। ठीक है, थैंक यू। इसमें एक चीज़ और है, जैसे मेघालय का पठार हो गया उत्तर पूर्वी पठार, इसमें अब है वैसे दक्कन का पठार, लेकिन इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे समझने की, वो है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं कि सतपुड़ा रेंज क्या है, उसका विस्तार कहाँ है। जैसे अगर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से लेकर इधर मैकाल श्रेणी तक के इसका विस्तार है। क्या है, सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में क्या है, कि दक्षिण में है ताप्ती नदी घाटी। ठीक है, फिर इसके इधर क्या है, इसके इधर है फिर दक्कन का पठार, जो इसके आगे पढ़ना है अपने को। उत्तर में क्या है इसके, इसके उत्तर में है नर्मदा नदी घाटी, और इसके इधर में क्या है, विंध्य पर्वत। ठीक है, देखिए ये दक्षिण उत्तर है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, फिर उसके उत्तर में विंध्य पर्वत है, इसके दक्षिण में ताप्ती नदी घाटी और दक्कन का पठार है। मतलब दो नदी घाटियों के मध्य में स्थित क्या, सतपुड़ा रेंज है, जो कि गुजरात से लेके कहाँ तक है, मैकाल श्रेणी तक, मतलब छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है ना वहाँ तक के इसका विस्तार है। जैसे अगर बात करें हम इसे, देखिए एक तो हो गया आपका, दिखाई नहीं देता रेड पेन में, ये आपका छत्तीसगढ़, छोटी सी चीज़ है इसमें बस एक मध्य प्रदेश, और एक हो गया इसका आपका गुजरात। देखिए इसका विस्तार कहाँ से, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी तक इसका विस्तार है। गुजरात में इसे क्या कहते हैं, इसे गुजरात में कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश में इसे कहते हैं महादेव रेंज। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इसे कहते हैं मैकाल श्रेणी। इस सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है, वो है पचमढ़ी के निकट, पचमढ़ी के निकट कहाँ पर, धूपगढ़ में। कहाँ पर है, पचमढ़ी के निकट कहाँ पर है, ये धूपगढ़ में स्थित है, जो कि महादेव रेंज की सबसे ऊंची चोटी। गुजरात में उसको क्या कहते हैं, राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट अमरकंटक। कौन सी नदी निकली यहाँ से, यहाँ से निकली है सोन नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए क्या क्या हो गया, गुजरात से लेके कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ बेसिन तक है, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे इसमें दो पर्वत और है, एक बैतूल का पठार कह लो, पठार है बैतूल का पठार, और एक ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ का पठार। कितनी ऊंचाई है धूपगढ़ की चोटी की, 1350 मीटर। देखिए सतपुड़ा रेंज गुजरात के राजपीपला से लेकर छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी तक इसका विस्तार है। इस पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है, महादेव रेंज में, पचमढ़ी के निकट है, जिसका नाम क्या है, धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। यहाँ पे दो और पठार, एक बैतूल का पठार और एक ग्वालीगढ़ का पठार देखने को मिलते हैं। मैकाल श्रेणी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट अमरकंटक है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम दक्कन का पठार और फिर दक्षिण पर्वत के क्षेत्र पढ़ेंगे। थैंक यू।